बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर नंबर 23 के साथ आई एम डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। टुडे विल डिस्कस अबाउट डेटा वेयर हाउस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की। वाई डू वी नीड डेटा वेयर हाउस, इट्स पर्पस, इट्स यूजेस एंड इट्स आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? A data warehouse is a collection of integrated databases designed to support a decision support system और DSS। हम क्या करते हैं डेटा वेयरहाउस में? किया क्या है कि मुख्तलिफ जो ट्रेडिशनल डाटा बेसिस में जो डाटा थे उन सारे डाटा को हासिल कर लिया। मे दैट बी फाइल, मे दैट बी पिक्चर, मे दैट बी स्प्रेडशीट, और या हमारे जो ओरेकल और दूसरे डेटाबेसेस थे एसक्यूएल, उनकी तमाम चीज़ें हमने जमा करके एक जगह पे रख दी। उस जगह को हमने डेटा वेयरहाउस कर दिया। जिस तरह वेयरहाउस होते हैं उसमें बहुत सारे आइटम्स बहुत सारी जगहों पे सिमिलर, बहुत सारी जगहों पे डिसिमिलर आइटम्स को के कलेक्शन को रख दिया जाता है। वो उसको हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं। इसी तरह जहाँ पे डाटा को हम कलेक्शन सपोर्ट करके अपने पास रख लेते हैं उसको हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं। अब हुआ क्या है कि जब आप डेटाबेसेस बनाते हैं तो आपका ट्रांजैक्शनल डाटा इतना ज़्यादा बन रहा होता है कि अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होता था कि कितने साल का डाटा, कितने अरसे का डाटा आप अपने पास अपने करंट डाटाबेस में रखें। कितने को हम यूजुअली क्या करते थे कि बैकअप कर लेते थे, बैकअप करके स्टोर कर लेते थे। जो भी टाइमलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर दे देता था उस टाइमलाइन के बाद का डाटा जो है वो एक तरह से आर्काइव हो जाता था और स्टोर हो जाता था। जो मेन फ्रेम्स थे उनमें भी वो टेप्स बन जाती थी, उन टेप्स में स्टोर हो जाता था। फिर हार्ड डिस्क आ गई तो हार्ड डिस्क में स्टोर होने लगा, हार्ड डिस्क के कलेक्शन अलग होने लगे एंड बैकअप इस तरह से स्टोरेज बढ़ता चला गया। वो जब रिट्रीव करना होता था तभी भी एक उसका पूरा प्रोसीजर होता था, मैकेनिज्म बनता था जिसके तहत आप रिट्रीव कर सकते थे। उसके बाद जो है ये नीड ऑफ डेटाबेस जो है ये इमर्ज हुई कि नहीं, डेटा वेयरहाउस को जो है हम डेटाबेसेस के जितना भी रिकॉर्ड है और हमारे पास जो भी कंप्यूटराइज्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको कलेक्शन को हम कहीं स्टोर करें, कहीं कलेक्ट करें, उस कलेक्शन को फिर हम यूटिलाइज करें। उसको नाम जो है वो डेटा वेयरहाउस का दिया गया। और ये जो है जो फादर ऑफ डेटा वेयरहाउस है वो इनमॉन है। उसकी डेफिनेशन 1992 में जो उसने दी थी वो ये दी थी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड subject oriented databases designed to support the decision support system function where each unit of data is non-volatile and relevant to some moment in time। उसने ये कहा था कि ये जो है कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड लेकिन सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस की है। यानी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये नहीं कि इररिलेवेंट चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये डंप नहीं है, वेयर हाउस है। द डिफरेंस बिटवीन अ डंप एंड अ वेयर हाउस इज कि वेयर हाउस में काम की चीज़ें रखी जाती हैं, डंप में तो आप कचरा रख देते हैं, कचरा नहीं। और वेयर हाउस में यूजुअली ये होता है कि अगर कोई मेडिसिन का वेयर हाउस है तो उसमें मेडिसिन रखी हुई है, डिफरेंट मेडिसिन रखी हुई हैं, डिफरेंट यूज ऑफ मेडिसिन वाली मेडिसिन रखी हुई है, बट मेडिसिन रखी हुई हैं और मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो वेयर हाउस होगा, डेटा वेयर हाउस होगा, उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की चीज़ें रखी जाएंगी और डंप नहीं रखा जाएगा। वो डाटा रखा जाएगा दैट इज डिजाइन टू सपोर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो हम अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अपना बना रहे हैं तो उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करने वाला ही डाटा रखा जाएगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा रखा जाएगा। अब
उस डाटा में क्वालिटी क्या होना चाहिए? उस डाटा की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल हो। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि नॉर्मल आजकल की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नहीं हो, चेंज नहीं हो रहा हो, ऐसा इन्वेंट्री का डाटा ना हो जो अपडेट हो रहा हो। ऐसी ये जो अपडेट हो रहा है डाटा, ये वॉलेटाइल डाटा, ये यूजेबल डाटा है, वो अनयूज्ड डाटा टाइप की चीज हो। लेकिन अब अनयूज्ड का मतलब ये नहीं है कि अनयूज्ड जो चीजें यूज कभी नहीं हुई उनको वही अगेन डंप कर दें। इट शुड बी रेलिवेंट टू सम मोमेंट इन टाइम। यानी अब आपको वो वाली बात समझ में आएगी कि जो पुरानी कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का डाटा हमने स्टोर कर लिया, टाइमलाइन दे दिया कि भाई साल भर का जो डाटा है ये तो वॉलेटाइल डाटा है, 1 साल के बाद ये डाटा जो है नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, 2 साल के बाद हो जाएगा। कुछ ऐसी इतनी रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं कि हम कहते हैं कि महीने के बाद का डाटा जो है दैट शुड गो इनटू द डाटा वेयर हाउस। सो कोई भी चीज कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन डंप नहीं है। जो आपको क्लैरिटी रखनी है, ये डाटा वेयर हाउस है जहां पे कोई ना कोई रेलिवेंसी होनी चाहिए किसी ना उस डाटा की, किसी ना किसी मोमेंट ऑफ टाइम की। कोई ऐसी एक्सट्रीम सेल हो गई किसी वक्त, उसका डाटा आप नहीं चाह रहे कि क्योंकि अब वो बहुत पुराना हो गया तो अब आप उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको आपने डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। अब वेयर इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजी। जब हम फ्यूचर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तब हमारे ये डाटा वेयर हाउसिंग का काम आएगा। अगर जैसे मैंने बात की कि हमने किसी ऐसे सेल्स का डाटा स्टोर कर लिया है जो किसी वन टाइम कहीं पे हुई थी, अब हम ये चाह रहे हैं कि यार वो सेल किस वजह से स्पार्क हुई थी, उस वक्त तो वो सेल हो रही थी, यू आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग वट एवर, वो चीज जो बिक रही है उसको आप उसकी प्रोविजन देने के चक्करों में ही लगे रहे सारा वक्त, आपकी एनर्जी उस चीज पे लग गई। अब आप लेटर स्टेजेस पे ये चाह रहे हो कि यार ये पता चल जाए कि ये कहाँ पे क्यों ये स्पार्क हुई थी ये वाली सेल, क्या ऐसी चीज थी उस आइटम में जिसने ये स्पार्क की, हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए कि हम फिर से वो सेल को स्पार्क करवा सकें। या लेट्स सपोज क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आपने देखा स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो शर्ट्स थी वो कितनी बिकी, या उनकी जो किट थी वो कितनी बिकी, आपको और डिमांड ज्यादा थी या सप्लाई ज्यादा थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर हों कि अगर डिमांड ज्यादा है और आपने सप्लाई पहले कम बनाई है तो इस दफा आपकी स्ट्रेटेजी बन जाए कि यू मेक अ प्रॉपर सप्लाईज सो दैट कि आप वो उस डिमांड को मीट कर सकें। और अगर आपने सप्लाईज इस चक्कर में कि पाकिस्तान टीम शायद वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, वो सब कुछ है, और आपने बहुत ज्यादा सप्लाईज बना दी थी और पाकिस्तान के हारने के साथ डिमांड कम हो गई, तो देन यू स्ट्रेटेजाइज योर पॉलिसी कि यार हम अपनी प्रोडक्शन को तैयार रखेंगे, अगर पाकिस्तान जीतता जा रहा होगा तो हमारी वो प्रोडक्शन तेज हो जाएगी सो दैट कि हम सप्लाई कर सकें। पहले से सप्लाई ज़्यादा नहीं कर देंगे, हो सकता है कि टीम शुरू में ही निकल के आ जाए तो हमारी वो सारी चीज़ें ज़ाया जाएंगी। सो इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये तो मैंने सेल्स के हवाले से बताई। इवेंचुअली जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एंटरप्राइज का बना रहे हैं, एक कंप्लीट बिजनेस का बना रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी किसी एक इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी, मल्टीपल इवेंट्स पे डिपेंडेंट होगी और आप उसके ऊपर बेस करके अपनी एक पॉलिसी बना सकेंगे। अब इसके बनाने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स अ सक्सेसफुल टेक्नीशियन। एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये नहीं हो कि मैंने ये बना दिया बस आप ये यूज़ करो, नो, वो ज़रा सा फ्लेक्सिबल हो, समझता हो चीज़ों को, टीम प्लेयर हो, इंडिपेंडेंट जीनियस नहीं चाहिए, टीम प्लेयर चाहिए, सो दैट कि वो, क्योंकि उसने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करना है, उसको एग्जेक्टिव्स के साथ मिलना है, उसके
सारी जो उसमें काम हो वो हर एक से काम ले सके, लो लेवल पे भी मिलना है, हाई लेवल पे भी मिलना है, उसमें गुड बैलेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग हो और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी हो, अच्छा बैलेंस हो उन दोनों के दरमियान। द अल्टीमेट यूज ऑफ डाटा वेयर हाउस इज मास कस्टमाइजेशन। सो अगर हम अल्टीमेट यूज देखें वेयर हाउस का, तो हम उसकी एक मैसिव कस्टमाइजेशन चाह रहे हैं। इतना सारा डाटा आ रहा है, वो कस्टमाइज नहीं होगा डाटा तो वो डंप बन जाएगा, कस्टमाइजेशन चाह रहे हैं उसकी। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्रीज्ड कैपिटल वंस कस्टमर फ्रॉम 1 मिलियन टू अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियंस इन 8 ईयर्स। जब डाटा वेयर हाउस बनाया कैपिटल वन ने, तो उसके कस्टमर्स जो हैं 1 मिलियन से 9 मिलियन तक बढ़ गए अप्रोक्सीमेटली इन 8 ईयर्स। तो क्या हुआ कि वो डाटा वेयर हाउस, उसने डाटाबेस की चीज़ों को डाटा वेयर हाउस में डाला, और डाटा वेयर हाउस से जो उसने फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी ने यानी हर साल 1 मिलियन की एडिशन करवा दी कस्टमर्स की। ना कहना बहुत आसान है, ह्यूज इम्पैक्ट है। जस्ट लाइक अ मसल, डाटा वेयर हाउस इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ विथ एक्टिव यूज। डाटा वेयर हाउस का लाइक मसल्स की तरह का काम है। अगर आप मसल्स अपने यूज नहीं कर रहे, हम लोग जो बैठ रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारे बहुत सारे मसल्स यूज नहीं हो रहे। अब ये मसल्स यूज नहीं हो रहे तो ये हमें ओवरऑल नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्लो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, ओवरवेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। सिमिलरली डाटा वेयर हाउस बना लिया और उसको यूज़ नहीं किया तो वो आपके इवेंचुअली आपकी कॉस्ट, आपकी स्टोरेज, सब के ऊपर वो बर्डन बनता जाएगा और वो आपको प्रॉब्लम करेगा। वेयरएज अगर आप उसका एक्टिव यूज करेंगे तो ऑब्वियसली लाइक मसल्स फिट रहेगा, आपको फायदा देगा, एंड यू विल बी फीलिंग एनर्जाइज्ड एंड डूइंग न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। With each new test and product, valuable information is added to the data warehouse, allowing the analyst to learn from the success and failure of the past. So, हर न्यू टेस्ट के साथ, हर न्यू प्रोडक्ट के साथ एक नई वैल्यू इंफॉर्मेशन को मिल रही है, उसमें ऐड हो रही है डाटा वेयरहाउस में, और जो भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो उन इंफॉर्मेशंस की वजह से वो सक्सेसेस और फेलियर्स ऑफ द पास्ट को देख के अपनी नई स्ट्रेटजी, अपनी नए प्लान्स बना रहे हैं। द की टू सर्वाइवल क्या है? इज द एबिलिटी टू एनालाइज, प्लान एंड रिएक्ट टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशन इन मच मोर रैपिड फैशन। नाउ अब जो एनालिस्ट का काम है वो ये नहीं है कि यार मुझे सारा डाटा जब जमा हो जाएगा तो मैं करूंगा और ये डिसाइड करूंगा, नहीं, उसको उसमें एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। जितना भी डाटा उसके पास आ रहा है उसको वो एनालाइज कर सके, पहले तो ये उसमें ये पावर होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर सके, फिर उस एनालिसिस पे वो अपना प्लान करे और फिर उस प्लानिंग के ऊपर जो है वो एक्टिवली वर्क भी करे। जब तक वो प्लान के ऊपर जो है वो रैपिड चेंज अपने अंदर रैपिड फैशन में चेंज नहीं लाएगा और इन्वोक नहीं करेगा वो चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस में, तो ये जो एनालिसिस है, ये जो प्लान है, ये धरा के धरा रह जाएगा। सो एनालाइज, प्लान एंड एक्ट, ये की टू सर्वाइवल है। In order for data to be effective, data warehouse must be consistent होना चाहिए, well integrated। आपस में जितनी भी डाटा वेयरहाउस आपने जितनी भी डिफरेंट डाटाबेसेस से डाटा जमा कर लिया है उनको आपस में इंटीग्रेट कर सकें, वेल डिफाइंड। अब जब इंटीग्रेशन भी हो गई, हर चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा हो कि आपने क्या किया हुआ है, किस तरीके से कौन सी चीज़ें इनको इंटीग्रेट किया है, किन रूल्स, किन अजम्पशंस के तहत आपने काम किया हुआ है, और फिर टाइम स्टैम्प्ड होना चाहिए, कौन सा डाटा किस टाइम का आपने लिया हुआ है। अगर उस पर टाइम स्टैम्प नहीं है तो आप उस इवेंट को दोबारा से इन्वोक नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। उस टाइम स्पैन में जो कुछ हुई है चीज़ें, उनको आप ला ही नहीं सकेंगे। जब आप ला ही नहीं सकेंगे
तो आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे। और अगर आपकी टाइम स्टैम्पिंग नहीं ठीक हुई तो आपने जो एनालिसिस किया हुआ है वो गलत हो जाएगा, उस एनालिसिस पे प्लान गलत हो जाएगा, उस प्लान पे जो रिएक्शन कर रहे हैं बिजनेस चेंजेस में वो गलत हो जाएंगे, ठप हो जाएगा सारा मामला। सो इसलिए उस पे उसको कंसिस्टेंट होना है, वेल इंटीग्रेटेड होना है, वेल डिफाइंड होना है और टाइम स्टैम्प्ड होना है, ये की है उसकी। डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट जो है उसमें डाटा स्टोरेज होनी चाहिए, डाटा मार्ट होना चाहिए और मेटा डाटा होना चाहिए। डाटा स्टोरेज जाहिर बात है डाटा को कहीं स्टोर होना है, फिर डाटा मार्ट ताकि आप उसमें डाटा को की मूव कर सकें, लेन देन हो सके डाटा का। और लेन देन कैसे होगा, जब उस डाटा के ऊपर मेटा डाटा बना हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आप ये मूवमेंट एनालिसिस के लिए डाटा मार्ट को यूज ही नहीं कर सकेंगे। नाउ द डाटा स्टोर, एन ऑपरेशनल डाटा स्टोर स्टोर्स द डाटा फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, इट फीड्स द डाटा वेयरहाउस अ स्ट्रीम ऑफ डिजायर्ड रॉ डाटा। अब एक ऑपरेशनल डाटा स्टोर आपने बनाया, उसने क्या किया कि उस ऑपरेशन, लेट सपोज सेल्स हो रही हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शन का डाटा जो है वो स्टोर किया, स्ट्रीम्स ऑफ डाटा जो है वो सारा स्टोर कर दिया, यानी वो डाटा वेयर हाउस में भेज दिया। इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट। सो स्टोरिंग ऑफ द डाटा इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली जब तक डाटा स्टोर होगा नहीं आप डाटा वेयर हाउस बनाएंगे कैसे। डाटा स्टोर इज जनरली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। डाटा स्टोर इज जनरली, जो नॉर्मल डाटा स्टोर है इज जनरली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सब्जेक्ट वाइज होता है, वोलेटाइल होता है, करंट कॉमनली फोकस्ड ऑन कस्टमर, जो अभी फोकस डाटा है उनको होता है, प्रोडक्ट और ऑर्डर्स, पॉलिसी, क्लेम्स, ये सारी चीजें उस डाटा स्टोर में नॉर्मल में होती हैं। सो डाटा स्टोर एंड डाटा वेयर हाउस में क्या होता है कि डाटा स्टोर एंड डाटा वेयर हाउस अगर हम टेबल देखें तो कैरेक्टरिस्टिक जो है, हाउ इज इट बिल्ड। सो ऑपरेशनल डाटा स्टोर वन एप्लीकेशन और सब्जेक्ट एरिया एट अ टाइम, एक एप्लीकेशन या एक सब्जेक्ट एरिया एट अ टाइम होता है। डाटा वेयर हाउस जबकि बनता है टिपिकली मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज एट अ टाइम। सो वो एक खास टाइम के मल्टीपल एरियाज पे बनता है। ऑपरेशनल डाटा स्टोर एक टाइम के एक सब्जेक्ट के लिए बनता है। एरिया ऑफ सपोर्ट ऑपरेशनल डाटा स्टोर का डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है, इसमें डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं और इसके अंदर डिसीजन सपोर्ट फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज स्टोर करते जा रहे हैं। करेंसी ऑफ डाटा जो है अप टू द मिनट रियल टाइम होती है इसके अंदर। इसमें टिपिकली रिप्रेजेंट अ स्टैटिक पॉइंट इन टाइम, इसमें जो है वो स्टैटिक पॉइंट दे देते हैं। तो ऑपरेशनल डाटा स्टोर जो आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल डाटा स्टोर जो है वो फीड करेगा डाटा वेयर हाउस के। अगर ये ऑपरेशनल डाटा स्टोर आपने नहीं बनाया हुआ तो ऑब्वियसली आप डाटा वेयर हाउस को क्या फीड करेंगे। सो इसमें अप टू द मिनट, इसीलिए इसको वॉलेटाइल का है। इसमें और डीलिंग विद करंट टाइम है, रियल टाइम चल रहा है, लेकिन ये किसी एक खास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टिपिकल यूनिट फॉर एनालिसिस जो है इसमें स्मॉल मैनेजेबल ट्रांजैक्शन लेवल यूनिट्स, इसमें भी एनालिसिस चल रहा होता है ट्रांजैक्शन में कि अगर इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो यू हैव टू ऑर्डर द इन्वेंट्री सो दैट के खत्म ना हो जाए पूरी। आप थ्रेशोल्ड से जैसे ही कम होती है आप उसको करते हैं, तो इधर भी चल रहा होता है लेकिन स्मॉल होता है और मैनेजेबल होता है। और जो डाटा वेयर हाउस में होता है वो ऑब्वियसली लार्ज अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल यूनिट्स होते हैं। डिजाइन जो फोकस होता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर में वो हाई परफॉर्मेंस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है उसकी, लेकिन परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। इसकी तरफ जब डाटा वेयर हाउस में जाते हैं तो अब आपको हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और हाई परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो क्योंकि वो आ कैसे रही है हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली जब मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया से आ गया डाटा तो अब मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया को कंबाइन करने के लिए, उनको आपस में मिलाने के लिए डेफिनेटली उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो वो फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन ऑपरेशनल डाटा स्टोर क्योंकि एक सब्जेक्ट को देख रहा है उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेके चलना है।
सो डाटा स्टोर क्या कर रहा है, इट्स डे टू डे फंक्शन इज टू स्टोर द डाटा फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशनल एप्लीकेशन. Obviously its function is to feed the data warehouse data for the purpose of analysis. और उसका दूसरा फंक्शन ये है कि वो फीड करे डाटा वेयरहाउस को डाटा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. सो आप डेली डाटा को स्टोर करेंगे ही तो आप आगे डाटा वेयरहाउस को फीड कर देंगे. अब डाटा मार्ट क्या करता है, इट इज लोअर कॉस्ट स्केल डाउन वर्जन ऑफ द डाटा वेयरहाउस. ये जो है लोअर कॉस्ट स्केल डाउन वर्जन ऑफ डाटा वेयरहाउस है. Data Mart offer a targeted and less costly method of gaining the advantages associated with the data warehousing and can be scaled up to a full-fledged data warehousing environment over the time. So Data Mart डेटा वेयरहाउस को अगर हम एक तरह से ये कहें कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाटा मार्ट्स अगर हम कह लें तो ये जमा होते जाएंगे, स्केल अप हो जाएंगे तो ये डाटा वेयरहाउस बन जाएंगे. लेकिन डाटा मार्ट बना के हम क्या करते हैं कि हम एक एडवांटेजेस जो है, आपके पास जो डाटा आ गया है उस डाटा को यूटिलाइज करके आप उससे काम लें और काम लेके आप एडवांटेजेस इमीडिएटली उठाना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें. और जब आपको उसकी अफादियत नज़र आए, फ़ायदे नज़र आए तो देन आप उसको स्केल्ड अप करें और वो इवेंचुअली आपका डाटा मार्ट जो है वो बन के डाटा वेयरहाउस बन जाए. मेटा डाटा क्या है, लास्ट कंपोनेंट ऑफ डाटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट है. इट इज इंफॉर्मेशन दैट इज केप्ट अबाउट द वेयरहाउस रादर देन द इंफॉर्मेशन केप्ट विद इन द वेयरहाउस. सो ये इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपने डाटा कीप किया हुआ है वेयरहाउस में, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डालें बजाय इसके कि जो इंफॉर्मेशन डाटा वेयरहाउस के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में हो. सो मेटा डाटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कहूँगा कि ये डाटा अबाउट डाटा है. आपने उस डाटा में क्या चीज़ें हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई जब आपने एनालिसिस करने हैं तो यू नो व्हाट इट इज़. Legacy system generally don't keep a record of characteristics of the data such as what pieces of data exist and where they are located. So जो हमारे लेगेसी सिस्टम थे वो बेसिकली उनमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा नहीं होती थी कि वो क्या है क्या नहीं है, बस वो करंट रिकॉर्ड रख रहे हैं. तो अब अगर उसमें ये डाल दें कि ये कौन कौन से डाटा है, कहाँ कहाँ लोकेट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपने मेटा डाटा डाल दिया. इसीलिए हम कहते हैं मेटा डाटा इज सिंपली डाटा अबाउट डाटा. सो अगर हम डाटा वेयरहाउस की इंट्रोडक्शन को या उसकी डेफिनेशन को कंक्लूड करें तो हम कहेंगे अ डाटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड database designed to support our decision support system. Each unit of data is non-volatile and relevant to some moment in time. हर जो डाटा के वेयरहाउस के अंदर जो डाटा है वो नॉन वोलेटाइल है और वो किसी एक खास इंस्टेंस को, किसी एक खास मोमेंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेयर एज एन ऑपरेशनल डाटा स्टोर डाटा फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और वो स्टोर करता है, वो डे टू डे डाटा करता है, बट इट फीड्स अ डाटा वेयरहाउस अ स्ट्रीम ऑफ डिजायर्ड रॉ डाटा. लेकिन वो फिर स्ट्रीम ऑफ रॉ डाटा जो है वो डाटा वेयरहाउस को फीड कर देता है. और Data Mart is a lower cost scaled down version of data warehouse, usually designed to support a small group of users rather than the entire firm. So entire firm करने के बजाय आपने फर्ज करें कि फाइनेंस वालों के लिए एक मेटा डाटा मार्ट बना दिया है, उसमें मेटा डाटा डाल दिया है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं. और सिमिलरली आपने एक इन्वेंट्री वालों के लिए या सेल्स वालों के लिए बना दिया है. सो ये अलग अलग डाटा मार्ट यूज़ हो रही हैं, लेकिन इवेंचुअली जब ये उसकी फर्म के लेवल पे डाटा मार्ट एक बनाएंगे तो उसको हम डाटा वेयरहाउस कर देंगे. उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा मार्ट्स भी हो सकती हैं और एक स्केल अप भी हो सकता है और एक से वन के नीचे भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसी तरह का डाटा रहे, ये इंफॉर्मेशन देता रहे. द मेटा डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज केप्ट अबाउट द वेयरहाउस. और मेटा डाटा वो है कि वो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास रखे. अब हम डाटा वेयरहाउस की डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, डाटा इंटीग्रेशन क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन हाउ द यूजर्स रेफर टू देम। अब डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है का मतलब है कि डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है बेस्ड ऑन हाउ द यूजर्स रेफर टू देम, यूजर उसको क्या कह रहा है। अगर सेल्स का डाटा है तो ये सब्जेक्ट है, सेल्स की डाटा है। फाइनेंशियल डाटा है तो ये फाइनेंस के यूजर उसको फाइनेंस का डाटा कह रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट फाइनेंस उसका हो गया, पहले वाले का सेल हो गया। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, ऑल इनकंसिस्टेंसीज रिगार्डिंग नेमिंग कन्वेंशन एंड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन आर रिमूव्ड। अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर यूजर आईडी है उसको यूआईडी कर दिया, किसी ने यूजर आईडी दे दिया, किसी ने उसको यू और हैश दे दिया, तो जो कुछ भी दे दिया, अब ये जितनी भी नेमिंग कन्वेंशन है इनको भी ठीक कर दिया। और अगर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है कि कहीं पे मिलियंस में है, कहीं पे 0 लगे हुए हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनको भी ठीक कर दिया, कहीं डैश दिया हुआ है, कहीं स्पेस दिया हुआ है। सो ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं डाटा की, ये रिमूव करके इंटीग्रेट कर दिया। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि डाटा आर स्टोर इन रीड ओनली फॉर्मेट एंड डू नॉट चेंज ओवर टाइम। अब डाटा को चेंज नहीं होना, टाइम के बावजूद 10 साल बाद भी उस वक्त वो जो डाटा है वो वही रहेगा। ऑपरेशनल डाटा स्टोर में तो करंट डाटा है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन डाटा वेयरहाउस में वंस इट्स गॉन, डे की एक पूरे दिन की पूरी सेल्स आ गई हैं, वो जो सेल्स फिगर आ गई हैं सारा दिन की, अब वो नहीं चेंज होगी, उस दिन की चेंज दोबारा नहीं होगी। टाइम वेरिएंट का ये है, डाटा आर नॉट करंट बट नॉर्मली टाइम सीरीज। अब टाइम करंट तो नहीं है, लेकिन आज का डाटा अगर आ गया है तो वो आज की तारीख से रहेगा, कल का जो डाटा आएगा वो कल की तारीख से आएगा। यानी फर्स्ट का डाटा होगा कि 1 जून तो वो 1 जून, 2 जून का जो डाटा होगा वो 2 जून के साथ होगा। सो टाइम सीरीज में पड़ा होगा, डेट वाइज। ईयर वाइज डाटा है तो ईयर वाइज पड़ा होगा, वीक वाइज डाटा है तो वीक वाइज पड़ा होगा, मंथ वाइज डाटा है तो मंथ वाइज पड़ा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट करंट नहीं होगा। फिर समराइज्ड ऑपरेशनल डाटा आर मैप्ड इनटू अ डिसीजन यूजेबल फॉर्मेट। फिर हम ये जो समराइज्ड ऑपरेशनल डाटा है, क्योंकि अब ये समराइज्ड है, इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं, उसको समराइज्ड कर दिया है, इनकंसिस्टेंसी दूर करके और इंटीग्रेट करके हमने उसमें उसको समराइज कर दिया है। लार्ज वॉल्यूम और वो यूजेबल है, अवेलेबल है डिसीजन यूजेबल फॉर्मेट में। लार्ज वॉल्यूम कह रहा है कि टाइम सीरीज डाटा सेट्स आर नॉर्मली क्वाइट लार्ज। अब ये जब भी टाइम सीरीज में आपने रखा हुआ है डेली की वो रखी हुई इन्फॉर्मेशन, तो वो जाहिर बात है कि हर रोज की होंगी, तो साल में 365 तो हो गई ना इवेंचुअली। इसी तरीके से अगर सेल्स की रखी हुई है, आपने इन्वेंट्री की रखी हुई है, आपने फाइनेंस की रखी हुई है, HR की रखी हुई है, मूवमेंट की रखी हुई है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना डाटा हो जाएगा। नॉट नॉर्मलाइज, डाटाबेसेस में यूजुअली डाटा जो है नॉर्मलाइज करके रखा जाता है, डाटा वेयरहाउस में नॉर्मलाइज नहीं किया जाता। नॉर्मलाइजेशन की एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये दे दूं कि चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाता। अगर यूज़र आईडी दे दी है तो यूज़र आईडी से आप कॉल करेंगे, हर जगह यूज़र का नाम नहीं देते जाएंगे। अगर आपने इन्वेंट्री को एक आइटम को एक आइटम आईडी दे दी है तो वो आइटम को आप उस आईडी से कॉल करेंगे। अगर आइटम का नाम आप बार बार लिखते रहेंगे तो वहाँ पे डाटा में अनॉमली आ जाती है और वो नॉर्मलाइज नहीं रहता और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन डाटा वेयरहाउस में हम ये नहीं करते। डाटा कैन बी एंड ऑफन आर रिडंडेंट। एक चीज़ हम ये करते हैं कि हम डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन में रिडंडेंसी भी दूर करते हैं कि एक ही डाटा बार बार आ जा रहा है, उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में वो रिडंडेंसी खत्म करके एक चीज़ एक दफ़ा ही एंटर होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली हो रही हैं, वो तो डेली होंगी, लेकिन बार बार अगर आप ट्रांजैक्शन में ही उसके नाम को डालते जाएंगे तो वो बार बार रिडंडेंट डाटा बन जाएगा। उसको दूर कर देता है। वेयरएज़ डाटा वेयरहाउस में वो रिडंडेंसी चलेगी। मेटा डाटा जो है डाटा अबाउट डाटा, वो डाटा अबाउट डाटा और वो हम उसको स्टोर करते हैं, ये मेटा डाटा में
की डेफिनेशन है। डाटा सोर्सेस क्या हैं? डाटा कम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनइंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सिस्टम। डाटा जो है वो कहीं से भी आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, अनइंटीग्रेटेड भी हो सकता है ऑपरेशनल सिस्टम्स में। सो डाटा वेयरहाउस क्या है? हमने कहा कि जो ये है डाटा स्टोर जो है वो ऑपरेशनल डाटा स्टोर जो है वो जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, सेल्स का अलग है, मटेरियल्स प्लानिंग का समय, एसेट ट्रेनिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि वेंडर्स, मार्केट, प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय, सेल्स हिस्ट्री, कस्टमर, आपने हर चीज का अपना एक डाटा बना दिया है। सो सेल्स हिस्ट्री में आपके पास पूरी सेल्स कौन सी हो रही हैं उसके बारे में आ रहा है, एम्प्लॉयज का पड़ा हुआ है, मार्केट्स का पड़ा हुआ है, वेंडर्स का पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट का बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपने मटेरियल प्लानिंग के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग का एक एप्लीकेशन बना दी, एसेट ट्रैकिंग हो रही है, फाइनेंस वालों के पास अपनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल वालों के पास अपनी इंफॉर्मेशन और अपना एप्लीकेशन बनी हुई है। सो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट क्या है? डिजाइन एक्टिविटीज मस्ट बी इक्वली फोकस्ड ऑन बोथ प्रोसेसेस एंड डेटाबेस डिजाइन। सो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट में आपने डिजाइन एक्टिविटी को जो है फोकस किया होता है कि बिजनेस प्रोसेसेस और डेटाबेस दोनों को रख के आपने बनाना होता है। डाटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट में हम वर्ल्ड में इज प्राइमरली वॉइड ऑफ प्रोसेस डिजाइन, वो उसमें प्रोसेस डिजाइन के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता एंड टेंड्स टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन इशू ऑफ डाटा मॉडलिंग एंड डाटाबेस डिजाइन। अब हम इश्यूज ऑफ डाटाबेस मॉडलिंग और डाटाबेस डिजाइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे होने चाहिए, डाटा वेयर हाउस में नहीं होने चाहिए। डाटा इंटीग्रेटेड क्या चीज़ है कि हम इंटीग्रेशन में हम कंसिस्टेंसी इन नेमिंग कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, मेजरमेंट एट्रीब्यूट्स में कर रहे हैं, एक्यूरेसी ला रहे हैं डाटा में और कॉमन एग्रीगेशन कर रहे हैं। यानी जो चीज़ें सबसे पहले तो नेमिंग को हम जो कन्वेंशन हैं उनको ठीक कर रहे हैं, फिर जो वैल्यू डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, करेंसी है तो करेंसी सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ठीक होना चाहिए, उसको हमने ठीक किया। फिर इन तमाम चीज़ों में इनकंसिस्टेंसी इस लिहाज से है, एक्यूरेट नहीं है, एक सेल्स में वो कुछ और बता रहा है, इन्वेंट्री के उसी वक्त का डाटा कुछ और बता रहा है, वो एक्यूरेसी लाने की ज़रूरत है। और फिर उनकी जहाँ जहाँ कॉमन चीज़ें हैं उनको एग्रीगेट कर दें, उनको ऐड कर दें सो दैट कि वो एक ही चीज़ हो जाए। Establishment of a common unit of measure for all synonymous data elements from dissimilar database। So हम क्या कर रहे हैं कि जो synonymous एक जैसा डाटा एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक यूनिट बना के डिसिमिलर डेटाबेसेस से भी अगर वो आ रहा है तो उनका एक यूनिट बना के उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक यूनिट हो जाना चाहिए। द डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द डाटा वेयरहाउस इन एन इंटीग्रेटेड ग्लोबली एक्सेप्टेबल मैनर। द डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द डाटा वेयरहाउस इन एन इंटीग्रेटेड ग्लोबली एक्सेप्टेबल मैनर। सो डाटा को जो है हमेशा डाटा वेयरहाउस में इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए और ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। सो डाटा इंटीग्रेशन क्या है? एप्लीकेशन ए में जेंडर, मेल, फीमेल, डेट, जूलियन स्टाइल रखा हुआ है, बैलेंस, बैल ऑन, हैंड, डेक, फिक्स्ड ये दी हुई है। एप्लीकेशन में बी में जो है वो जेंडर को 0 और 1 से डिफाइन कर दिया है, डेट जो है वो YY MM DD दे दी है, बैलेंस जो है वो करंट बैलेंस और डेसिमल फिक्स जो किया वो 11 और 2 पे कर दिया है, ऊपर 13 और 2 पे था। इसी तरह एप्लीकेशन सी में जो जेंडर मेल फेम कर दिया है, डेट जो है वो MM DD YYY हो गई है, बैलेंस जो है कैश ऑन हैंड और पिक 9 वर्जन 99 जो है ना उन्होंने इसको यानी ये दे दिया है कि 9 डिजिट होंगे और वेरिएबल जो है और डेसिमल के बाद जो है दो वैल्यू रख दी हैं। अब
ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लिनजिंग अगर हो रही है तो हमने डेटा वेयर हाउस में जेंडर मेल फीमेल डिसाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल डेट हमने जूलियंस दे दी, बैलेंस को हमने बैलेंस कर दिया और डेसिमल फिक्स को हमने 13:2 पे कर दिया ताकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कोई सा भी एक रख के अपने तौर पर डिसाइड कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट की हमने बात की, तो टाइम वेरिएंट क्या है? In an operational application system, the expectation is that all data within the database are accurate as of the moment of access. जैसे ही डेटा एक्सेस हो रहा है वो एक्यूरेटली जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। ये हमारी डिमांड है ऑपरेशनल एप्लीकेशन में। Whereas in the data warehouse, data are simply assumed to be accurate as of some moment in time and not necessarily right now. अब हम डाटा वेयर हाउस में ये कह रहे हैं कि वो एक मोमेंट ऑफ टाइम में तो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, राइट नाउ बेशक अव्वल तो है ही नहीं, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। वो राइट नाउ जो है वो एप्लीकेशन सिस्टम में होना चाहिए। One of the places where data warehouse data display time variance is in the structure of record key. जो जगह है जहाँ पे डाटा वेयर हाउस में डाटा डिस्प्ले करता है टाइम वेरिएंस को, वो उसकी रिकॉर्ड की में ही डाल दिया जाता है। एवरी प्राइमरी की कंटेंट विद इन द डाटा वेयर हाउस मस्ट कंटेन ईदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली एन एलिमेंट ऑफ टाइम, डे, वीक, मंथ एटसेट्रा। सो हम रिकॉर्ड की जब भी प्राइमरी की जो डाटा वेयर हाउस की बनाएं उसमें टाइम एम्बेड कर दें। जो भी टाइम हम अपनी तो टाइम सीरीज, हम जिस टाइम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर डेली है बेसिस पे है तो डे आना चाहिए, अगर वीकली बेसिस पे है तो वीक आना चाहिए, मंथली बेसिस पे है तो वो मंथ आना चाहिए, ईयरली बेसिस पे है तो वो ईयर आना चाहिए। डे का मतलब यही है कि हम 1 जून 2015 लिख रहे हैं, तीनों चीज़ें आ रही हैं, डे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम वीक बेस पे कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक ऑफ जून की बात कर रहे हैं। और अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो हम उसमें लिख रहे हैं जून 2015। सो आपने स्पेसिफिक कर लिया, टाइम वेरिएंट कर दिया और रिकॉर्ड की के अंदर ये डाल दिया, चाहे एक्सप्लिसिटली उसके अंदर डालें चाहे इम्प्लिसिटली उसका पार्ट होना चाहिए। अलग से डेट उसमें आ रही है और वो कंबाइन होके प्राइमरी की बन गई है, या की के अंदर ही आपने वैल्यू दे दी है कि टाइम की वैल्यू, डेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। Every piece of data contained within the warehouse must be associated with a particular point in time if any useful analysis is to be conducted with it. अब हर piece of data के साथ आपको टाइम को एसोसिएट करना है, क्योंकि डाटा वेयरहाउस में जो एनालिसिस होना है वो उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे होना है। सो जो उस पर्टिकुलर टाइम का जिक्र नहीं होगा, अगर वो 1 जून का डाटा एनालाइज हो रहा है और 1 जून उसमें डाटा वेयरहाउस में नहीं दी हुई आपने हर डाटा के साथ, तो वो डाटा कहीं का कहीं चला जाएगा। जो एनालिसिस है वो कहीं बिल्कुल डिफरेंट और गलत दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए हमें हर रिकॉर्ड के साथ इसको डालना ही डालना है। Another aspect of time variance in data warehouse data is that once recorded data within the warehouse cannot be updated or changed. और दूसरा time variance में हमने जो चीज़ डाली हुई है, एक दफ़ा आपने रिकॉर्ड कर दिया फिर वो डेट और टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज फिर एनालिसिस का बेड़ा गर्क कर देगा। सो एनालिसिस को ठीक रखने के लिए किसी और टाइम पे दोबारा एनालिसिस करने के लिए उसी टाइम तो आपके पास वही डाटा होना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस आ गई तो वो डाटा नहीं होगा और जाहिर बात है कि फिर रिजल्ट्स कुछ और हो रहे होंगे। नॉन वॉलेटिलिटी जो हमने बात की थी, typical activities such as deletes, inserts and changes that are performed in an operational application environment are completely non-existent in data warehouse environment. So addition तो है, view तो है कि आप उसको व्यू कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं,
फील्ड को यूज कर सकते हैं। डिलीशन, इंसर्शन एंड चेंजेस ये नहीं है, वो फीड होगा डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल डाटा स्टोर एंड दैट्स इट। उसके बाद आपके पास क्लिनजिंग होगी और आपका डाटा वेयरहाउस में वो शामिल हो जाएगा। उसके बाद उसको कोई छेड़ नहीं सकता। ओनली 2 डाटा ऑपरेशंस आर एवर परफॉर्म इन डाटा वेयरहाउस, डाटा लोडिंग एंड डाटा एक्सेस। सो आपने लोड करना है डाटा और एक्सेस करना है, दैट्स इट। बाकी सारा ऑटोमेटेड है। सो नॉन वोलेटिलिटी नॉन वोलेटिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में द डिज़ाइन इशू मस्ट फोकस ऑन डाटा इंटीग्रिटी एंड अपडेट अनोमलीज। उसको ये देखना है कि अपडेट्स वगैरह सही हो रही हों, इंटीग्रिटी रहे डाटा में। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस मस्ट बी कोडेड टू इंश्योर दैट द डाटा अपडेट प्रोसेस अलाउ फॉर हाई इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर डाटा में अपडेशन कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि कौन कर सकता है, किसको अलाउड है और क्यों कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखता है। और डाटा वेयरहाउस में ये कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो हम उसमें करते ही नहीं है। एप्लीकेशन में डाटा इज प्लेस्ड इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म टू इंश्योर अ मिनिमल रिडंडेंसी, टोटल दैट कुड बी कैलकुलेटेड वुड नेवर बी स्टोर्ड। सो टोटल जो हैं वो उसमें कैलकुलेट होंगे, स्टोर नहीं होंगे, क्योंकि टोटल किसी भी वक्त कैलकुलेट किया जा सकता है। रिडंडेंट डाटा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है डिजाइनर फाइंड इट यूजफुल टू स्टोर मैनी ऑफ सच कैलकुलेशन और समराइजेशन। लेकिन यहाँ जब डाटा वेयरहाउस बना रहे होते हैं तो हमको सारी जो कैलकुलेशंस हैं और समराइजेशन हैं, एग्रीगेशंस हैं, वो डालनी पड़ती हैं, इसलिए टोटल उसमें शामिल होता है। एप्लीकेशन में द टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू सपोर्ट इश्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डाटा रिकवरी, रोल बैक एंड डिटेक्शन एंड रेमेडी ऑफ डेडलॉक आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। सो टेक्नोलॉजीज जो सपोर्ट करती हैं ट्रांजैक्शन को, अगर डाटा कोई लॉस हो रहा है तो उसकी रिकवरी हो सके, रोल बैक करना है अगर हमने डाटा तो वो कर सके। इसी तरह जहाँ पे डाटा में डेडलॉक आ गए, दो चीज़ें एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, 2 प्रोसेसेस, तो वो डेडलॉक हो जाता है, उसको जल्दी ही से रेमेडी देनी होती है। लेकिन ये सारे प्रोसेसेस काफ़ी ज़रूरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ज़रूरी होते हैं, करने होते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि आपने एनालिसिस करना है, डेडलॉक शेडलॉक आने की प्रॉब्लम नहीं है और आपको डाटा रिकवरी वगैरह करनी नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसलिए आपको ये इशू नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ लोड करना है डाटा और उसके बाद उसको एक्सेस करना है, दैट्स इट। Issues of data redundancy between data warehouse and operational environment क्या है? The lack of relevancy of issues such as data normalization, the data warehouse environment may suggest that existence of massive data redundancy within the data warehouse and between the operational data warehouse environment. अब क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि हम इसमें डाटा वेयरहाउस में हमें डाटा रिडंडेंसी का कंसर्न नहीं है, तो ये इसकी वजह से हमें ये लगता है कि मैसिव डाटा रिडंडेंट डाटा जो है डाटा वेयरहाउस में मौजूद होगा, जो कि ऑपरेशनल डाटाबेस में मौजूद नहीं होगा। लेकिन इनमोन ने उसी 1992 में पॉइंट किया था और प्रूफ किया था कि दैट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? द डाटा बीइंग लोडेड इनटू द डाटा वेयरहाउस आर फिल्टर्ड एंड क्लिंज्ड एज दे पास फ्रॉम द ऑपरेशनल डाटाबेस टू द वेयरहाउस। क्योंकि जब वो ऑपरेशनल डाटाबेस से डाटा वेयरहाउस में आ रहा है तो वो फिल्टर किया जा रहा है टाइम वाइज और फिर क्लिंज किया जा रहा है और उसकी एग्रीगेशन भी हो रही है। इसलिए because of this cleansing, numerous data that exist in operational environment never pass to the data warehouses. Only the data necessary for the processing of the DSS or EIS are ever actually loaded into the data warehouse. क्या हो रहा है कि जो डाटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए चाहिए सिर्फ वही लोड हो रहा है, तो इसलिए वो रिडंडेंट डाटा होने की तो चांसेस कम हो है ही नहीं। The time horizon for warehouse and operational data elements are unique. Data in the operational environment are fresh, whereas warehouse data are generally much older. So there is minimal opportunity of the data to overlap between two environments. क्योंकि उनका टाइम होराइजन अलग अलग है, इसमें करंट है, उसमें ओल्ड है, इसलिए
उनको ओवरलैप भी नहीं हो सकता कि अभी वो आपके डाटा वेयर हाउस में जो है वो 15 आइटम शो कर रहा है उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे, और डाटा वेयर हाउस में क्योंकि कुछ इन्वेंट्री आ गई है तो वो 25-30 भी शो कर रहा है, सो इसलिए ओवरलैप भी नहीं करेगा डाटा। The data loaded into the data warehouse often undergo a radical transformation as they pass from operational to the data warehouse environment. So data in data warehouse are not the same. क्योंकि उसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, समराइजेशन हो रही है, एग्रीगेशन हो रही होती है, सेल्स रिपोर्ट में ही देख लें तो वो डाटा वेयर हाउस में और डाटा ऑपरेशनल डाटा में वो सेम डाटा ही नहीं होगा। Given this factor, Inman suggested that data redundancy between the two environments is a rare occurrence with a typical redundancy factor of less than 1%. So उसने कहा था कि ये कोई होने के चांसेस नहीं है, और अगर होंगे भी तो लेस देन 1% रिडंडेंट डाटा होगा, which is more than normal. द डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, अगर हम आज बात करें तो आर्किटेक्चर पे बात करें तो ये होगी द आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल डाटाबेस लेयर, द सोर्स डाटा फॉर द डाटा वेयर हाउस। सो ऑपरेशनल और जो एक्सटर्नल डाटाबेस की लेयर है, जो सोर्स है उसकी जहाँ से फीड होना है डाटा वेयर हाउस को, वो है उसके आर्किटेक्चर में। इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर है, ये क्या करती है, द टूल्स द एंड यूजर एक्सेस टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज द डाटा। सो जिस टूल के जरिए डाटा वो लोड करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा एनालिसिस के लिए, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर करती है। डाटा एक्सेस लेयर, द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर। तो ऑपरेशनल और इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर के दरमियान में जो चीज़ है वो डाटा एक्सेस लेयर है, वो इंटरफेस करेगा उनके दरमियान। और फिर एक मेटा डाटा लेयर आ जाएगी, द डाटा डायरेक्टरी और रिपोजिटरी ऑफ मेटा डाटा इंफॉर्मेशन। वो रिपोजिटरी या वो डायरेक्टरी जिसमें हमने मेटा डाटा इंफॉर्मेशन रखी हुई है उस डाटा के लिए। सो अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर्स है, ये डाटा डायरेक्टरी है जहाँ पे सारा डाटा रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन मेटा डाटा रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर है, फिर डाटा एक्सेस लेयर है, फिर डाटा वेयर हाउस आ गया, फिर डाटा स्टेजिंग लेयर है, डाटा एक्सेस लेयर है और ऑपरेशनल डाटा स्टोर्स है। सो ये एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर है। डाटा डायरेक्टरी के फंक्शंस यहाँ से हो रहे हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो डाटा डायरेक्टरी से लेके मेटा डाटा लेके और फिर सारे आपके एनालिसिस कर रही है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो डाटा को प्रोसेस कर रही है, एनालाइज कर रही है और डाटा डायरेक्टरी फंक्शन से अपनी जगह पे जा रहा है और यहाँ से वो डाटा ला के आपको दे रहा है। सो ये डाटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर हो गया। जो इसमें एडिशनल लेयर जिन पे हमने बात नहीं की वो प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर थी। द स्केड्यूलर और जॉब कंट्रोलर, जिसने जॉब को कंट्रोल करना है या स्केड्यूल करना है कि एक दिन का डाटा जाना है, महीने का डाटा जाना है, हफ्ते का डाटा जाना है, सो ये प्रोसेस मैनेजमेंट करेगी। एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर, द मिडलवेयर दैट ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द फर्म। ये जो है मिडलवेयर है जिसने ट्रांसपोर्ट करनी है इंफॉर्मेशन अराउंड द फर्म। सो एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर ने इधर से उधर से इधर एप्लीकेशन को लेके जाना, इसलिए हम इसको मिडलवेयर कह रहे हैं। फिजिकल डाटा वेयर हाउस लेयर वेयर द एक्चुअल डाटा यूज्ड इन द डीएसएस आर लोकेटेड। सो फिजिकल जो डाटा वेयर हाउस लेयर है वहाँ पे वो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने डाटा लेना है वो लोकेट करेगा। डाटा स्टेजिंग लेयर जो है ऑल ऑफ द प्रोसेस नेसेसरी टू सेलेक्ट, एडिट, समराइज एंड लोड वेयर हाउस डाटा फ्रॉम द ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल डाटाबेस। सो डाटा स्टेजिंग लेयर पे जो है वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेलेक्ट होंगे, एडिट होंगे, समराइज होंगे, यहाँ वो सारा काम होगा जिसके बाद वो डाटा जो है वेयर हाउस में चला जाएगा। सो जितनी कुछ भी डाटा स्टेजिंग लेयर पे आप एक्चुअली डाटा को स्टेज कर रहे हैं फॉर टू बी लोडेड इनटू या ट्रांसफर्ड इनटू डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउसिंग टाइपोलॉजी क्या है? The virtual data warehouse, the end user have direct access to the data store using tools enabled at the data access layer. So जो virtual data warehouse होता है वहाँ पे end user जो analyzer बैठा हुआ है उसके पास डायरेक्ट
एक्सेस है डाटा स्टोर्स का, जो कि उन टूल्स के जरिए कर रहा है जो डाटा एक्सेस लेयर ने उसको दिए हैं। The central data warehouse, a single physical database, contains all of the data from a specific function area. So जो central data warehouse है उसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे एक्चुअली वो डाटा स्टोर्ड है। The distributed data warehouse का मतलब है the components are distributed across several physical databases. अगर हम चाहें कि हम central data warehouse के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड बना ले तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, और इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल डाटाबेसेस के ऊपर काम भी कर सकते हैं। मेटा डाटा क्या है? द नेम सजेस्ट सम हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बट इट रियली इज फेयरली सिंपल। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। लगता तो ये कि बहुत ही कोई टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही कोई इसमें जो है ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा बहुत ही मुश्किल है। ये कुछ भी नहीं है, डाटा अबाउट डाटा है। हम पहले भी बात कर चुके हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। विद द इमर्जेंस ऑफ डाटा वेयरहाउस एज अ डिसीजन सपोर्ट स्ट्रक्चर, द मेटा डाटा आर कंसिडर्ड एज मच अ रिसोर्स एज द बिजनेस डाटा दे डिस्क्राइब। सो मेटा डाटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रक्चर आने की वजह से मेटा डाटा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसमें सारा जो बिजनेस का डाटा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। मेटा डाटा आर एब्स्ट्रैक्शन, दे आर हाई लेवल डाटा दैट प्रोवाइड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ लोअर लेवल डाटा। अब मेटा डाटा क्या है? ये बिल्कुल हाई लेवल डाटा है, लेकिन ये कंसाइज बड़ी कम अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की है, डिस्क्रिप्शन है कि इस लोअर लेवल डाटा में क्या पड़ा हुआ है। यानी एक आपके पास दिन का डाटा आ गया है, आपने बताया कि ये आज उस दिन की सेल्स का डाटा है उस स्टोर का, ये जो कि इस डेटाबेस से हमने हासिल किया है। अब ये कंसाइज इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये एक स्टोर का डाटा है, किस डेटाबेस से आया है, सो दैट कि जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, a line in sales database may contain 4056 KG5962223.45. This is mostly meaningless until we consult the metadata that tells us it was a store number 4056, product KG596 and sales were of $23.45. So ये metadata ने क्या दिया? The metadata are essential ingredients in the transformation of raw data into knowledge. They are the keys that allows us to handle the raw data. So, metadata हमें ये बताता है कि ये डाटा क्या है जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, और फिर हम इसीलिए कहते हैं कि रॉ डाटा को हैंडल करने के लिए मेटाडाटा जो है उसकी की है, उसकी चाबी है। जनरल मेटाडाटा इशू क्या होते हैं जो कि डाटा वेयरहाउस के साथ एसोसिएटेड हैं? व्हाट टेबल्स, एट्रीब्यूट एंड कीज डज द डाटा वेयरहाउस कंटेन? डाटा वेयरहाउस में क्या कौन से टेबल्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट हैं, क्या क्या उसकी कीज हैं? वेयर डिड ईच सेट ऑफ डाटा कम फ्रॉम? ये डाटा कहाँ से आया है? व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वर अप्लाइड विद क्लिनजिंग? जब उसकी क्लिनजिंग कर रहे थे तो हमने कौन कौन से उसके फंक्शंस लगाए थे, क्या क्या चीज़ें ऐसी की थी जिसकी वजह से क्लिनजिंग हुई है? हाउ हैव द मेटा डाटा चेंज ओवर टाइम? क्या मेटा डाटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है? हाउ ऑफन डू द डाटा गेट रीलोडेड? कितनी दफ़ा मेटा डाटा को रीलोड करना पड़ता है? आर देयर सो मेनी डाटा एलिमेंट्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर? क्या ऐसे बहुत सारे डाटा एलिमेंट हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप उनको बुलाते हुए क्लियर हों कि कौन सा बुला रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मेटा डाटा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स है, रिकॉर्ड्स दैट शो व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वाज अप्लाइड, ये हमें बता सकें कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई थी। एक्सट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप हिस्ट्री बता सकें। रिकॉर्ड्स दैट शो व्हाट डाटा वाज एनालाइज्ड। एल्गोरिथम्स फॉर समराइजेशन, मेथड्स अवेलेबल फॉर एग्रीगेटिंग एंड समराइजिंग, उनके बारे में बता सके। डाटा ओनरशिप, रिकॉर्ड दैट शो द ओरिजिन ऑफ द डाटा। पैटर्न्स ऑफ एक्सेस, रिकॉर्ड्स दैट शो व्हाट डाटा आर एक्सेस एंड हाउ ऑफन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपोनेंट ऑफ मेटा डाटा होती हैं।
टिपिकल मैपिंग मेटा डाटा जो है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग रिकॉर्ड को देखें तो उसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सोर्स, एट्रीब्यूट कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट हुआ है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्जन कौन से आपने फॉर्मूले लगाए थे, क्या एल्गोरिथम लगाया था, इनकोडिंग रेफरेंस टेबल कन्वर्जन, अगर आपने कन्वर्जन की है तो फिर हमें रेफरेंस या इनकोडिंग का टेबल होना चाहिए, नेमिंग चेंजेस जो किए हैं वो पता होना चाहिए, की चेंजेस जो आपने किए हैं, की में जो चेंजेस किए हैं वो पता होना चाहिए, वैल्यूज ऑफ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि इस एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू है, उसकी डिफॉल्ट क्या है, लॉजिक टू चीज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, किस लॉजिक से आपने मल्टीपल सोर्सेज से डाटा लिया है, एल्गोरिदमिक चेंजेस जो आपने किए हैं, एल्गोरिदम अप्लाई करके जो चेंजेस किए हैं उनके ऊपर उनका भी पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डाटा वेयरहाउस, कोजार लिस्ट ऑफ 7 डेडली सिंस ऑफ डाटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन। तो कोजार ने जो है 7 सिन बताए थे कि ये डेडली सिन है डाटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करते हुए। इफ यू बिल्ट इट दे विल कम, अगर आपने बनाया है तो वो आएंगे। द डाटा वेयरहाउस नीड्स टू बी डिजाइन टू मीट पीपल्स नीड, सो लोगों के नीड्स के मुताबिक आपको बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो इट्स डेडली सिन। ओमिशन ऑफ एन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, you need to consider the number of users, volume of data, update cycle। अगर आपने इस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ओमिट किया तो ये एक सिन है। सो आपको पता होना चाहिए कि कितने यूजर हैं, क्या वॉल्यूम है डाटा का, कितनी तेजी से अपडेट होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग असम्पशंस, अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया कि डॉक्यूमेंट की असम्पशंस को तो फिर आप गलत करेंगे। द assumptions and potential conflict must be included in the framework। सो फ्रेमवर्क में आपने जो भी assumptions हैं डॉक्यूमेंटेशंस की उनको भी और फिर जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उनको भी आपने इंक्लूड करना है। फेलियर टू यूज द राइट टूल, अ डाटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट नीड्स डिफरेंट टूल्स देन दोज यूज्ड टू डेवलप एन एप्लीकेशन। डाटा वेयरहाउस बनाते वक्त बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूज कर रहे हैं। डाटाबेस या एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा टूल्स नहीं चाहिए होते, एक आध टूल से ही काम चल जाता है, इसलिए आपको राइट टूल देखना होता है। लाइफ साइकिल अब्यूज, इन अ डाटा वेयरहाउस द लाइफ साइकिल रियली नेवर एंड्स। सो डाटा वेयरहाउस में लाइफ साइकिल जो है क्योंकि कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ये एक हम इसको हमें ख्याल करना पड़ता है। इग्नोरेंस अबाउट डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम इग्नोर करेंगे डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स को तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। रिजॉल्विंग दीज टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट देन मोस्ट पीपल रियलाइज, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, since one data warehouse project tends to beget another, learning from the early mistakes will yield higher quality later। क्योंकि हमने ये पहले भी बात की थी कि आप डाटा वेयरहाउस डायरेक्ट नहीं बना पाते, आप डाटा मार्ट बनाते हैं और डाटा मार्ट को इवेंचुअली ग्रो करते हैं इनटू डाटा वेयरहाउस। सो इसलिए एक डाटा वेयरहाउस का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे डाटा वेयरहाउस को इन्वोक करेगा, तो पहले की ही मिस्टेक्स से लर्न करके वो वाली मिस्टेक दोहरानी नहीं चाहिए, ये तो हमें ज़रूरी करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हम अपनी पुरानी गलतियां दोबारा दोहराते रहते हैं, बट इन डाटा वेयर हाउसिंग इट्स अ डेडली सिन। Data warehouse technologies में no one currently offers an end-to-end data warehouse solution. Organization buy bits and pieces from a number of vendors and hopefully make them to work together. So data warehousing का कोई एक नहीं है, आपको इधर उधर से लेके और उनको ये दुआ करनी होती है कि सब चलें। SAS, IBM Software, AG, Information Builders and Platinum offer solutions that are at least fairly comprehensive. So SAS की, IBM की, सॉफ्टवेयर AG की, इंफॉर्मेशन बिल्डर्स की जो है या प्लेटिनम की जो है वो सॉल्यूशंस वो काफ़ी बेहतर है। द मार्केट इज़ वेरी कम्पिटिटिव। टेबल शोज द in the text list 90 firms that produce data warehouse products. Data warehouse products जो है 90 firms बना रही हैं और ये मार्केट बड़ी कंपटीशन में है।
द फ्यूचर ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग अगर हम कहें तो एज द डाटा वेयर हाउसेज बिकम्स अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एफर्ट्स टू फाइंड न्यू वेज टू यूज द डाटा दिस विल लाइकली ब्रिंग विद द सेवरल न्यू चैलेंजेस ऑब्वियसली इसकी वजह से चैलेंजेस आएंगे रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स आएंगी मे लिमिट द एबिलिटी टू कंबाइन सोर्सेज ऑफ डिस्पैरेट डाटा हमें सोर्सेज ऑफ डिस्पैरेट डाटा की जो है उसको कंबाइन करने के लिए की एबिलिटी को लिमिट करना होगा दीज डिस्पैरेट सोर्सेज आर लाइकली टू कंटेन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा विच इज़ हार्ड टू स्टोर और ये जो डिस्पैरेट सोर्सेज हैं इनमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है उसको स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल है द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सेस डाटा फ्रॉम विचुअली एनीवेयर ऑफ कोर्स दिस जस्ट इंक्रीजेज द डिस्पैरिटी क्योंकि इंटरनेट की वजह से डाटा कहीं से भी आ सकता है तो इसलिए ये और भी डिस्पैरिटी ला सकता है कि उसने एक डाटा यहाँ से उठा लिया दूसरा डाटा कहीं और से उठा लिया वो आपस में मैच नहीं कर रहे डिस्पैरिटी आ जाएगी ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आता है इम्प्लीमेंटिंग डाटा वेयर हाउस जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको जमा करने चाहिए डाटा कैन बी यूज टू रियल टाइम अलर्ट्स एंड इंटीग्रेशन आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम अलर्ट्स और इंटीग्रेशन के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो सके सक्सेस ऑफ डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि व्हाट कैन यू डू आप उसके लिए क्या कर सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं हाराज एंटरटेनमेंट्स डाटा वेयर हाउस होल्ड्स 30 टेराबाइट्स or 30 trillion bytes of data, roughly 3 times the number of printed characters in the Library of Congress. So, casinos, retailers, airlines and banks are piling up data so far vast, it would have been unthinkable years ago, result from the curse of cheap storage. So, ये कर्स ऑफ चीफ स्टोरेज है इसकी वजह से धड़ाधड़ डाटा जो है वो आ रहा है स्टोरेज शिपमेंट एज ऑफ 2004 22 exabytes or 22 million trillion bytes of hard disk space double the amount in 2002 so 2004 में 22 exabytes हो गई थी अभी इमेजिन करें कितनी हो चुकी होंगी equivalent to 4 times the space needed to store every word ever spoken by every human being who has ever lived so ये 4 times ज़्यादा वो स्टोरेज है जो कि अगर अब तक जितने बंदे जिंदा हैं आए हैं दुनिया में उन्होंने जितने लफ्ज़ बोले होंगे उससे ज़्यादा डाटा सिर्फ शिपमेंट वालों का स्टोर हो चुका है शुड डबल अगेन इन 2006 और अब सोचेंगे क्या हो चुका होगा डाटा कैन बी यूज टू क्वांटिफाई द वॉल्यूम इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल अक्रॉस द मार्केटिंग मार्केट मैट्रिक्स तो मार्केटिंग मैट्रिक्स में इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स जो है उसको दे सकते हैं अकाउंट फॉर डीके एंड saturation factors in the determination of investment choices and returns आप डीके और saturation बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट में execute what if simulation of pricing or promotional scenarios before a proposed action is taken किसी एक्शन के लेने से पहले आप what if की सिमुलेशन कर सकते हैं provide a continuous planning measurement analysis and optimization cycle supported by software structure हम continuous planning और measurement और analysis कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू डिलीवर रोबस्ट डाटा फीड्स इनटू अदर सिस्टम सपोर्टिंग सप्लाई चेन सेल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एंडोवर्स तो ये ज़बरदस्त डाटा फीड्स जो है प्रोवाइड कर सकता है दूसरे जो अलाइड सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन ऑब्वियसली डाटा को हम आइडेंटिफाई कर सकें और ये भी देख सकें कि कौन उसको एक्वायर कर रहा है डाटा क्लेंजिंग मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रोबस्ट होनी चाहिए उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम लोडिंग एंड ऑनगोइंग अपडेट जो है उसको भी रोबस्ट होना चाहिए उसमें भी कोई हिकअप्स नहीं होने चाहिए सक्सेस ऑफ डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट और हाफ ऑफ डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स आर डूम्ड आधे से ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं फेल ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन टू डाटा क्वालिटी इशू पे उन्होंने अटेंशन नहीं दी मोर देन हाफ ओनली हैव लिमिटेड एक्सेप्टेंस किसी ने ये नहीं सोचा वो जो पहली कर्ज थी कि उसका यूज़र नहीं देखा यूज़र नीड के मुताबिक नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा जो है वो लोगों ने नहीं देखी मोस्ट बिजनेस फेल टू यूज़ बिजनेस इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिकली फिर जब डाटा वेयर हाउस बन गया है तो उस पर BI या बिजनेस इंटेलिजेंस को लगाना ज़रूरी है अगर वो ये नहीं लगा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है IT ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड डाटा वेयर हाउसेज विद
लिटिल टू नो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, या तो कोई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट नहीं है या बहुत थोड़ी सी है। मोस्ट चैलेंजिंग टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर एन एंटरप्राइज जो है लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, सोफिस्टिकेटेड डाटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस टूल है, हाई विजिबिलिटी इन ब्रॉड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन विद इन कंपनी है, और एडॉप्शन ऑफ लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये जो है चैलेंजिंग है डिप्लॉयमेंट के लिए। अदर challenges क्या है? Identifying new processes, assuring they were of real use, implementing and ensuring cultural shifts, managing content and new communities toward common benefit, linear model बनाने की ज़रूरत है, standard governance, controls, valuation जो है, ये जो है नए challenges हैं implement करने में डाटा वेयरहाउस के। Teradata ये क्या है? डिवीजन ऑफ NCR इन डेटन ओहायो, कंप्यूटर ऑफ IBM एंड ओरेकल है, $multi-million machines टू रन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डाटा वेयरहाउस। वॉलमार्ट, बैंक ऑफ अमेरिका, वेरिजोन वायरलेस जो हैं उसके क्लाइंट्स हैं, वन ऑफ अब तो उसके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। टेराडाटा की सक्सेस क्या है? कन्वेंशनल IBM और सन माइक्रो सिस्टम ओवरलोड फॉर अ कपल आवर्स टू डेज ऑन अ फ्यू टेराबाइट्स और डाटा क्यूरीज। जो कन्वेंशनल IBM या सन माइक्रो सिस्टम जो थे वो ओवरलोड हो जाते थे हफ्तों, घंटों और दिनों के लिए, जब उन पे फ्यू टेराबाइट्स ऑफ डाटा स्टोर करा जाए या क्यूरी की जाए। IBM कैन नॉट रिटर्न कंप्यूटेशन ऑन सर्टन कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। IBM जो है वो कॉम्प्लेक्स अगर आप उसमें वो कर दें, कंप्यूटेशन डाल दें, तो वो रिटर्न ही नहीं कर पाता था उस रिक्वेस्ट को। इक्विवेलेंट टू हैविंग डाटा बट नॉट एबल टू यूज इट। तो ये बिल्कुल उस तरह से हो गया था जैसे डाटा तो है बट यूटिलाइज नहीं हो रहा। रियल टाइम अलर्ट्स एंड इंटीग्रेशन अगर हम बात करें तो टेराडाटा ने वर्जन रिलीज इन 2004 में इम्प्रूव्स रियल टाइम अलर्ट्स एंड इंटीग्रेशन, बिजनेस एंड एनालाइज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अगेंस्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई इन इवेंट्स इन नियर रियल टाइम यूजिंग द न्यू टेबल डिज़ाइन। सो उनके नए टेबल डिज़ाइन के साथ नियर रियल टाइम में आप हिस्टोरिकल डाटा को और ऑपरेशनल डाटा को यूज़ कर सकते थे और इवेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। यूज्ड बाय कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस इन द US, रीराउट पैसेंजर्स ऑन डिलेड फ्लाइट्स, री इशूइंग टिकट्स, रिजर्विंग अ रूम इन अ होटल बुकिंग सिस्टम। सो इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल एयरलाइन ने इसको यूज़ किया और अपने जहाँ पे डिले थी फ्लाइट्स को उनको रीराउट कर दिया, री इशू कर दिया टिकट्स को, उनका रूम रिजर्व कर दिया। साउथ वेस्ट एयरलाइन सेविंग्स बिटवीन 1.2 टू 1.4 मिलियन। साउथ वेस्ट एयरलाइन ने इतनी मिलियंस जो हैं सेव किए। सो अगर हम समराइज करें, डेटाबेस इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, डाटा वेयरहाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डाटा वेयरहाउस हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो डाटा वेयरहाउस जो है वो हेल्प्स करता है स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग में और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, और हमने उसके फ़ायदे भी देखे और उसके एक केस एग्जाम्पल को भी लेके चले। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।